सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। IMF तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज का जो नया प्रोग्राम है वो एक चैलेंजिंग वक्त पर आया है और इस कर्ज का मकसद मईशत को सहारा देना और अवामी ज़रूरतों को पूरा करना है। कर्ज मिलते ही सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से भी रकम मिल रही है, जिससे जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो अगले महीने 10 अरब डॉलर होने की तवक्को है। अच्छा, अगले माह निगरां हुकूमत ने भी इक़्तिदार संभालना है, जिससे कदरे कम मुआशी मुश्किलात का सामना होगा और ज़रूरत अब इस बात की है कि निगरां वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना दयानतदार और अहल अफराद पर मुश्तमिल हो, जिनकी हमारे मुल्क में कमी नहीं है। निगरां हुकूमत और नई हुकूमत के 5 साल में IMF की कड़ी शराइत की पाबंदी बहुत ज़रूरी होगी और मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पैरों पर खड़ा करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने गेम चेंजर जो मनसूबा है वो शुरू भी कर दिया है, जिसके तहत कह लें कि जो दोस्त ममालिक हैं उनको ज़रात, मादनियात, तवानाई और IT शोबों में खुलकर सरमायाकारी की दावत दी गई है। अच्छा, सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें तो पार्टियां इलेक्शन की तैयारी करती दिखाई देती हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग पंजाब के हर कौमी और सूबाई हल्के में अपना उम्मीदवार उतारेगी और उधर चेयरमैन PTI ने मियां नवाज शरीफ को चैलेंज किया है कि वो पाकिस्तान आकर किसी भी हल्के से उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़के दिखाएं ज़रा। अब देखते हैं कि चैलेंज कबूल किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले तो मियां साहब को पाकिस्तान आना होगा। अच्छा, दूसरा, चेयरमैन PTI के दाएँ बाएँ तो कोई है नहीं, तो क्या सब हलकों पर वो अकेले खड़े होंगे या कोई नए खिलाड़ी लाएंगे जिन्हें लेकर कोई नई टीम बनाई जाएगी? क्योंकि जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुजाहिद बिलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना मुबशर साहब, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। ये पंजाब के हर हल्के में क्या कहा जा रहा है कि जी अपना उम्मीदवार राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम खड़ा करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद की जो बातें हैं जो हो रही थी, वैसे मुझे तो पहले भी लग रहा था कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि नून लीग बहरहाल नून लीग का गढ़ है पंजाब, अगर हम देखें इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के हाथ अगर पंजाब भी चला जाए तो आपको पता है पंजाब में जो सियासत करेगा फिर विफाक में हुकूमत में बड़ा इफेक्ट आता है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इन द टाइम्स टू कम। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा होंगे इस बार और उन जो जीतेंगे लोग वो भी ज़्यादा होंगे। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा सबको। सेकेंडली, देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी पार्टी के अंदर भी जान पड़ेगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल के मुताबिक 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे जी, और उनके लिए जो तैयारी की जा रही है, उनकी रिसेप्शन के लिए जो तैयारी की जा रही है वो लाहौर में पिछले तकरीबन 2 माह से जारी है और 2 माह से वो कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके पार्टी के वर्कर्स, कि उनको ऐसा ग्रैंड किस्म का वहाँ पे रिसेप्शन दिया जाए कि जिसकी मिसाल ना मिलती हो। अब रहेगी बात कि जनाब PTI के चेयरमैन जो हैं वो किस तरीके से उनको टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि जो PTI के चेयरमैन हैं वो मैदान में एज सच नहीं उतर सकेंगे। उनकी डिटेंशन, उनकी गिरफ्तारी वो किसी वक्त भी हो सकती है। सो वो एक इशू बनेगा। अब वोट बैंक देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून का देखें तो वो वोट जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और इसी तरह अगर PTI के चेयरमैन की तरफ देखें आप या PTI की तरफ देखें तो वोट जो है PTI के चेयरमैन का है सिर्फ। सो वो जो बाकी लोग हैं जो PTI के अंदर मौजूद थे वो गिने चुने लोग हैं। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स कि वो कितने लोग हैं। सो वो बड़े मुख्तसर से लोग हैं जो कि यहाँ पे उतरेंगे, और वो भी एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा उनको क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन वो बहुत मुख्तसर लोग हैं, बहुत मुख्तसर सी तादाद है वो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड है बड़ी ट्रिकी फील्ड होती है
और उसमें आपको पता ही है कि डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है। सो एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14 अगस्त से पहले वापस आएंगे, और सेकेंडली उनको जो ग्रैंड रिसेप्शन देने की तैयारियां हो रही है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है मुजाहिब बेलवी साहब, अब देखते हैं कि मियाँ साहब वापस कब आते हैं। लेकिन मुजाहिब साहब अभी एक बहस ये भी हो रही है कि जो मुद्दत पूरी होगी या फिर असम्बली तोड़ी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी इस तारीख को हम अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इस तरह पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी कि जी एक हफ़्ता पहले 8 तारीख तक आप असम्बलियाँ अगर तोड़ देते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, 1 महीने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब क्लियर है कि क्या ये अब ये 60 दिन में आगे इंतखाबात होंगे, 90 में होंगे? और वो दूसरा एक सवाल ये जन्म लेता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये भी क्लियरली कहा कि हमारी तो मुद्दत पूरी हो जाएगी, हम चले जाएंगे 14 अगस्त को, लेकिन आगे फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी पूरी करेगी? ये तो आपके हमारे नून लीग के दोस्त ने इतने सादा साफ अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से आपको जब समझा दिया कि मियां साहब आएंगे और हमारा वोट बैंक खत्म हो गया है और इमरान खान क्योंकि गिरफ्तार हो जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, तो ये आपको ये बात क्यों नहीं मान लेनी चाहिए? और यकीनन उनका मौके बहुत ही उनकी पार्टी की नजर से जाती तौर पर बहुत दुरुस्त है, लेकिन अगर सियासत इतनी सादा होती मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त से, ये जो अभी गुफ्तगू हमारे दोस्त फरमा रहे थे जिनका कहना था कि मियां साहब आएंगे और इस तरह कहेंगे और जब इस तरह मियां साहब इमरान खान जो है उनके गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके फॉलोअर छोड़ जाएंगे, यही बात हो रही थी ना शायद? जी 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 बात ये है मैं आपकी बात पहले समझ नहीं पाई थी जी। राना मुबशिर साहब की बात कर रहे हैं आप? ठीक है जी जी समझा रहे थे सॉरी कि अगर इस तरह आसान होता है ये वाली बात। अब्दुल्ला साहब माहौल आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। अब साफ साफ ये तजिया दिया जा रहा है, बहरहाल आगे आने वाले वक्त में क्या होगा देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि कोई भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगा। अगर सादा अक्सरियत नहीं हासिल होती है तो फिर जाहिर बात है मखलूत हुकूमत नजर आएगी। मखलूत हुकूमत बहुत सी चीज़ों में एक पेज पर जब होती है बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कहीं पर इनको बहुत से फैसले जो मुश्किल फैसले हैं वो मसलहत के नज़र हो जाते हैं, तो फिर उस पर तनकीद का सामना करना पड़ता है अवाम की तरफ से। क्या कहेंगे? देखें, आपने खुद ही फरमा दिया कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर एक अंदाजे के मुताबिक जो कहा जा रहा है। जी जी जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई तो उस मखलूत हुकूमत में नहीं नजर आ रही और पीटीआई आगे विनिंग्स पोजीशन में भी नहीं नजर आ रही फिलहाल। जो उनके पास क्योंकि कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी किल्लत है, जो उनके बड़े बड़े नामवर लोग थे वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं और जो उनके ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो बिखर चुके हैं। ये तो एक रियलिटी है। अब सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से पॉपुलैरिटी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीते जाते। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं और वो है उनकी गिरफ्तारी कोई राना मुबशर साहब ने नहीं करानी या मैंने या आपने नहीं करानी, बल्कि 9 मई के वाकयात मेरे ख्याल में खुला सबूत है। और उसके लिए माजी की जो उनके लीडरशिप थी, जिसमें परवेज खटक साहब जिन्होंने मास्टरमाइंड तक कह दिया, जो कि वजीर दिफा रहे उन्हीं के दौरे हुकूमत में, तो ये एक ऐसा एलिगेशन है जिसको आप बिल्कुल असर नौ रद्द नहीं कर सकते। और फिर रावलपिंडी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो मास्टरमाइंड थे 9 मई के उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो आप देखें, ये डिटरमिन होना बाकी है कि मास्टरमाइंड कौन था। शवाहिद आएंगे, सबूत आएंगे, 102 मुकदमात 17 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ज़ेर समात हैं और अफवाज पाकिस्तान का जो अपना निज़ाम है उसमें सजाएं अपने लोगों को दे चुके हैं। अब आ जाते हैं मखलूत हुकूमत के ऊपर। मखलूत हुकूमत की पोजीशन यह है कि अगर मखलूत हुकूमती बनी है और मौजूदा जो सियासी पार्टियां जो इस टाइम पे हुकूमत के अंदर बराजमान हैं, अगर इन्होंने ही मखलूत बनानी है तो फिर इनको यहाँ से हटाने का मकसद नहीं समझ आता, फिर तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर जो रीज़न है वो है आपका मुआशी जो मामलात। अगर आपकी मौजूदा हुकूमत ने IMF से कर्जा लिया है और आने वाले वो किसी इंटरम सेटअप को मिलेगा या फिर उसके बाद वो आने वाली मजीद हुकूमत को मिलेगा, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से। और तीसरी बात यह है कि मखलूत हुकूमत जो है अगर बनेगी तो फिर चूं चूं का मुरब्बा ही बनेगा। जो 1.25 साल में इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो आपके सामने हैं, आया हैं, वो नविश्ता दीवार हैं। और मजीद इसको बढ़ोतरी दे के
आप कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आएंगे। और यही बात थी जिसको मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार की जो बात की गई कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा इसके अंदर पॉपुलैरिटी लेंगे क्योंकि लोगों का इस सिस्टम पे से एतमाद उठ गया है। ये है खतरनाक बात। तो डॉक्टर फिजा, इसके अंदर एक पहलू ये भी है कि अगर वोटिंग एक खास वो नंबर से कम पड़ी, एक खास परसेंटेज से कम पड़ी, गालिबन 27% होती है या कितनी सीनियर सहाफ़ी बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ये भी तो जमहूरी तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और अगर इंटरिम हुकूमत आती है और ये हुकूमत प्रोलॉन्ग नहीं करती अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, तो फिर वो इंटरिम हुकूमत मुझे लंबा टाइम देती नजर आती है। जैसा आप वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि जी ये जो असेंबली है ये पहले भी वक्त से पहले भी तहलील हो सकती है, इस सूरत में फिर 1 महीना ज्यादा मिल जाएगा इलेक्शंस के लिए। एक तो डॉक्टर फिजा, मुझे जो गलतफहमी हुई कि जब आपने राणा साहब कहा तो मैं समझा कि शायद राणा एहसान या राणा कोई और है नून लीग के। मेरे मतलब राणा साहब सीनियर साहब भी, राणा मुबश्शिर साहब मेरे बड़े जी वही कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है जी, राणा मुबश्शिर साहब है हमारे साथ, राणा एहसान नहीं। जी लेकिन देखिए बात इतनी साफ सीधी नहीं है और अभी सिर्फ 1 महीना रहता है जो 14 अगस्त में और इसमें, और ये मैं बार बार तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर कोई मंजरनामा बना के रखा हुआ है, कोई उनकी प्लानिंग है जो कि होगी और जो वो समझते हैं कि उसी तरह मैनेज चीजें होंगी, तो सॉरी टू से सियासत में इस तरह नहीं होती। अगर ख्याली पुलाव कागज पे लिखे हुए जो है वो जो है आपकी दस्तावेजें वो अगर ग्राउंड रियलिटी से टकराती हैं तो सब पाश हो जाती हैं। इस हकीकत को आप ऐसा अगर ये नजरअंदाज कर रहे हैं जनाब, हमने मशरकी पाकिस्तान का भी देखा, सुकूत ढाका। आप तो कहते हैं 9 मई का वाक़या तो 73 साल की तारीख में नहीं हुआ, सुकूत मशरकी पाकिस्तानी हो गया था। और वो जो उस वक्त केस बनाया गया था साजिश के मुजीबुर रहमान के खिलाफ, आपको याद है करतल्ला उसके बाद क्या हुआ था कि मुजीबुर रहमान 2-2.5 अक्सरियत से जीते थे, फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। भुट्टो साहब का भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, फातिमा बेनज़ीर भुट्टो का भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन मुशर्रफ के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयान था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था किसी अपोजिशन की पार्टी के हाथ पैर बांधकर। आप हमें यही नहीं पता कि उस पार्टी का हम नाम ले सकते हैं, यानी वो कालादम हो चुकी है, उसका तस्वीर नहीं दिखा सकते कि कोई कालादम हो चुका है, उसका नाम 750 जेलों में। आप खातून है 37 खवातीन इस वक्त जेलों में। क्या ये भेड़ बकरियां हैं या रियलिटी नहीं कि 7,000 खानदान? और ये बात कि ये कहाँ साबित हुआ है कि 9 मई को किसके कहने पर क्या हुआ? आज 2 महीने हो गए। मैं भी पढ़ रहा था इससे थोड़ी देर पहले कि जब जो भी साजिश होती है, चाहे वो पिंडी साजिश केस हो, चाहे हैदराबाद साजिश केस हो, आप जो बार बार कहते हैं 1952 इंडियन एक्ट के तहत हम मिलिट्री कोर्टों के जरिए मुकदमा चला सकते हैं, मुकदमा नहीं चला, आपको ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। 60 दिन बाद भी न कोई ट्रिब्यूनल बना है, न कोई केस बना है, जिसकी वजह से आपने अमलन एक पार्टी के हाथ पे बांध कर रख दिए। इस सूरत में आप क्या इलेक्शन करा सकेंगे? और वो लोग भी आप कहते हैं उनकी मकबूलियत 25 अभी आपने वो जो दिल्ली इलेक्शन हुए थे 25 में 22 लोगों को उन्हें टिकट दिए थे ना, जो इमरान खान जो बल्ले के टिकट पर भारी अक्सरियत से क्या कामयाब हुए थे। मरियम बीवी ने लीड की थी, साल भी नहीं हुआ, क्या हशर हुआ था उन लोगों का। अभी भी जो सूरत अगर इस तरीके से देखें, ये 2023 है, लोगों को बेवकूफ नहीं समझे। आपकी स्क्रीनों और बयानों को पढ़कर लोग अपने राय नहीं बना सकते। एक बड़ी साउंड सॉलिड मेजॉरिटी घरों में अगर बैठी है, मजबूर कर दी गई है या पाबंद कर दी गई है, उसको अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन का जब पंडरों का खुलेगा तो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, मुझे साहब का पॉइंट आ गया। राणा मुबश्शिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है राणा साहब, ये जो मौलाना साहब बड़े नाराज़ हो गए हैं पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से डायरेक्ट गिले शिकवे शुरू कर दिए, ये हुकूमत लेना गलती थी, वो गलती भी उन्होंने डाल दी पूरी जरदारी साहब पर। उसके बाद हम और भी देख रहे हैं कि और भी लोग आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं। तो मौलाना साहब के रूठने की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि जी KP के पोजीशन को अगर नज़रअंदाज करके जो इलेक्टिव बल्स है उन पर हाथ रखा गया, तो JUI की जो पोजीशन है ज़ाहिर बात है वो वीक होगी, खटाई में जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब सदारत के ख्वाहिशमंद थे कि सदर की कुर्सी उनको मिल जाए, पहले भी हाथ
हाथ नहीं, आगे भी हाथ आती दिखाई नहीं देती है, आपको क्या समझ आती है? और दूसरी बात है कि पीडीएम इत्तेहाद बना था, मौलाना साहब को क्रेडिट जाता है इस इत्तेहाद के बनने का। अगर दुबई मुलाकात में उनको इत्तेहाद में नहीं लिया गया तो ये भी बड़ी गलत बात है। ये मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, गलत है ये। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दो तीन चीज़ें ज़रा सामने रखनी ज़रूरी है कि मौलाना साहब के पास इस वक्त पिछले तकरीबन 1 साल से जो मिनिस्ट्रीज़ है वो बड़ी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास, एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। वन, सेकेंडली मौलाना साहब के ताल्लुकात जो है आसिफ जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे हैं और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इस वक्त और पिछले तकरीबन 1 साल से हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो भी बात कहें या जो उनको किसी भी सूरत में नाराज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। सो ये तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और मौजूदा हुक्मरानों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये मिली हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जनाब जो कुछ हुआ दुबई के अंदर नजर आ रहे हैं, गिले शिकवे भी कर रहे हैं राना साहब के, वो खबर भी बन गई, मैं सवाल भी पूछ रहा हूं, उस पर तज्जिया भी दे रहे हैं, नाराजगी तो समझ आ गई, बाहर भी आ गई, न्यूज में भी आ गई, सब डिस्कस भी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल नाराज है। वो नाराज इसलिए है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखें, पहले भी आपने जैसे खुद जिक्र किया कि मौलाना साहब के साथ पहले भी हाथ हो गया था, प्रेसिडेंट का ऑफिस उन्हें चाहिए था, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और इस मरतबा फिर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई राज़ी नहीं है सच, ना नून लीग राज़ी है उस पर, ना पीपल्स पार्टी राज़ी है उस पर। सो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। सो मौलाना साहब इस चीज़ से नाखुश हैं कि एटलीस्ट उन्हें पिच तो किया जाए, उनको सामने तो लेके आया जाए एज अ प्रेसिडेंट, एज अ कैंडिडेट ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन उस पर भी अभी कुछ इख्तलाफात हैं दोनों पार्टीज़ के अंदर, नून के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि मौलाना साहब अपना वेट भी थ्रो कर रहे हैं, अपने आप को असर्ट भी कर रहे हैं। वो असर्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि जनाब आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बाद भी उन्हें कोई ना कोई अच्छी जगह चाहिए, कोई अच्छी मिनिस्ट्रीज चाहिए। और फोर्थली ये जो कुछ भी केपीके में इस वक्त चल रहा है, केपीके में जेयूआई को बहुत टफ टाइम मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हंकी डोरी फॉर जेयूआई इन केपीके। सो उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा और नेक टू नेक मुकाबले चलेंगे वहां पे। सो इसलिए मौलाना साहब की वहां पे जो पोजीशन है, वो अगर कहा जाए कि वो स्वीप कर देंगे केपीके, नो, इट्स नॉट हैपनिंग। लेकिन उनको नेक टू नेक मुकाबला मिलेगा, उनको टफ टाइम मिलेगा इलेक्शंस में, और उस इलेक्शंस को सामने रखते हुए मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि शायद वो मैक्सिमम सीट्स जो है वहां पे जेयूआई में वहां से केपीके से ना निकाल सके जेयूआई। सो ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए मौलाना साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। लेकिन यकीन माने, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मौलाना साहब जो है ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रहेंगे, ये जस्ट मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, चले, नाराजगी खत्म करने के लिए किसी को मनाना पड़ता है, फिर मनाने के लिए उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती हैं, या पूछना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह मानेंगे, तो किस तरह उनको मनाया जाएगा। और भी कुछ सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुजाहिद बिलवी साहब, राना मुबशिर साहब, अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, ये मईशत हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चैलेंज हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो अक्सर इसको चैलेंज ही समझती है और अक्सर वो कहती है कि जी ये पुरानी जो हुकूमत है ये तोहफे में हमें दे के चले गए महंगाई, और अब हम तो सही करने में लगे हुए हैं और हम सर जोड़ के बैठे हुए जब से आए हैं, पूरी कोशिश करें सही हो जाए, और आधा टेन्योर तो उसको सही करने में और ये पुरानी हुकूमत में मलबा गिराने में ही लग जाता है। बहरहाल अभी एक अच्छी खबर ये कि जी जो IMF से पहली किस्त हमें मिल गई है, तो अब इसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या देखते हैं आप? क्योंकि आवाम को आम अल्फाज में अगर समझाया जाए, उनको तो तभी पता चलेगा कि ये अच्छी खबर है जब महंगाई में कमी आएगी और महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। सब 24 करोड़ के मुल्क के अंदर वसी आबादी और मुश्किल हालात और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, और जो पिछले साल सैलाब की तबाहकारियां हैं उनको देखते हुए, आपके ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जीरा कितनी देर में हजम हो जाता है वो आप जानती हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी कोई हुकूमत चली जाती है तो आने वाली हुकूमत कहती है कि आप हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा के गए। माजी में तो चले हैं, अभी जो हुकूमत है मौजूदा, इसने तो जब PTI की हुकूमत गई
तो इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की। लेकिन अब जब ये वापस आएंगे, जो कि ऐसा ही लग रहा है कि इसके अंदर आने वाली हुकूमत में इनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा, तो फिर उस हवाले से तो फिर ये किसको ब्लेम करेंगे? ठीक है जी, चलें हम भी आगे चलते हैं। राना मुबशिर साहब, एक और ख़बर ये ज़राए से आज आई थी कि जी ये जो मुलाकातें हुई थी इसमें फ़ौरी इंतखाबात पर भी एक तो बात तय हो गई है, और दूसरा इस बात पे भी इत्तेफाक हो गया कि जो निगरा सेटअप है उसमें कुछ नाम जो डिस्कस हो रहे हैं, और ये इस बात पे एक्चुअली इत्तेफाक हो गया कि जो निगरा सेटअप है उसमें ज़्यादा तादाद नून लीग की ख्वाहिश पर देखी जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी कुछ शराइत फिर पूरी हुई होंगी। क्या देखते हैं आप? क्योंकि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह, उनकी जहानत पर भी किसी को शक नहीं है, उन्होंने भी अपनी कुछ शराइत मनवाई होंगी, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगला वज़ीर आज़म हमारी पार्टी से ही होगा। ये कहा तो ये जा रहा है कि बिलावल साहब होंगे, लेकिन मैं कल ही सुन रही थी नासिर शाह साहब एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो भी होगा हमारे पार्टी से ही होगा। जी देखें, इस वक्त जो पहली बात तो ये है कि जो एमिरेट्स हिल्स में दुबई के अंदर जो मुलाकातें हुई उसको बाकी पार्टीज जो है इंक्लूडिंग मौलाना साहब, उन्होंने कोई अच्छे इट हैज़ नॉट बीन टेकन इन अ गुड टेस्ट। सो वो एक तो पहली बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसमें काफ़ी लोगों ने सोचा उनको एतमाद में नहीं लिया गया, साइड पर रख दिया गया, बाहर निकाल दिए गए। जी हाँ, उनको लूप में नहीं लिया गया और उनको जनाब उनके लिए इश्यूज बने हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। बट एनीवेज आगे अगर चले हम तो देखें, एक और चीज़ भी जो हमें समझ आती है वो ये है कि जो दुबई में मुज़ाकरात हुए उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनको रन से बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रन से बाहर निकाल दिए गए। उनमें से एक जो है वो सेकंड जनरेशन जो भी है पीपल्स पार्टी में, और जो सेकंड जनरेशन है मुस्लिम लीग नून में, उनको उस पर बातचीत ज़रूर हुई है कि जनाब वो उनको रन से बाहर निकाल दिया जाए। फ़िलहाल इस वक्त जो इंतखाबात होते हैं या उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट निकलता है उनमें ये दोनों सेकंड जनरेशन जो है वो रन में ना हो। अच्छा, उस पर इत्तेफाक हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये डिस्कस ज़रूर हुआ। अब आगे थोड़ा सा अगर हम चले तो कौन बनेगा, जैसे आपने नासिर शाह साहब का जिक्र किया, नासिर शाह साहब ने कहा जनाब कि पीपल्स पार्टी से ही होगा। देखें, पीपल्स पार्टी की काफी सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं। ये मैं बात क्लियर कर दूं कि वो कह रहे थे वो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे, गालिबन उनमें से किसी ने कहा कि बिलावल नहीं जरदारी साहब खुद बन सकते हैं वजीर आजम, तो उस बात पर उन्होंने कमेंट किया कि जो भी बनेगा पीपल्स पार्टी से बनेगा। यानी उन्होंने शायद ये बात कहना चाह रहे थे कि अगर बिलावल नहीं भी बनेंगे तो जो भी बनेगा पीपल्स पार्टी से बनेगा, तो ये देखना चाहिए कि हमारी पार्टी से बन रहा है। जी हाँ, वो ये है कि देखिए अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, जो हमें समझ आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है कि अल्टीमेटली जो गेम बनेगी जाके रुकेगी जहाँ पे, जो चांस मिलेगा हुकूमत बनाने का मरकज़ में, वो आसिफ जरदारी साहब को मिल सकता है। उसके चांसेस बहुत ब्राइट है। अब उसमें से कौन बनेगा, इस पे ये भी हो सकता है कि जनाब फरियाल तालपुर साहिबा को चीफ मिनिस्टर सिंध बना दिया जाए। उसमें यह भी हो सकता है कि मुराद शाह साहब को सिंध से निकाल के और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर लेके आ जाएं। ठीक है, ये भी मुमकिन है। और वहाँ पे नए प्लेयर्स जो है सिंध के अंदर, उनको वहाँ पे प्लेस किया जाए। सो ये क्योंकि ये मुमकिनात में से एक ऑप्शन ये भी है कि ये किया जा सकता है कि फरियाल तालपुर साहबा चीफ मिनिस्टर सिंध हो और मुराद शाह साहब को सिंध से पुल आउट करके मरकज़ में लेके आए, और वहाँ पे हो सकता है कि जनाब मुराद शाह साहब को भी पिच किया जा सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मुमकिनात में से है, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। सो कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी डेफिनेटली, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये मुझे इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मुझे इस किस्म की सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बट लेट्स सी, हमारे बड़ी ट्रिकी फील्ड है, हमारी बड़ी स्लिपरी फील्ड है जो पॉलिटिकल है। ठीक है जी, ठीक है। मुजाहिद साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ, मतलब समझ से बाहर है कि पहले से ये डिसाइड हो रहा है कि जी ये वज़ीर आज़म हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर पार्टी को एतमाद होना चाहिए। एतमाद किस बिहाफ पर होता है? अवाम
वोट कि जी अवाम जो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि अवाम ने हमें ही वोट देना, मैं पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी हार के लिए भी बंदे को जहन बना के रखना चाहिए। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, उसकी वजह क्या है? अवाम को बाकी दूध शहद की नहरें बहा दी और अवाम वाकई अब बेसब्री से इंतजार करेंगे इंतखाबात आ जाएं और हमारी अगली जो ये हुकूमत होगी इसी की होगी, या यही वजीर आजम होंगे, हम इन्हीं को वजीर आजम के रूप में देखना चाहते हैं? इतने बड़े बड़े दावे इलेक्शन से पहले शुरू हो गए। सियासत 2-2-4 नहीं होती। अगर फूल पैराडाइज में रहने वाले हुक्मरान अगर ये समझते हैं कि उनके मुताबिक सियासत चले, एक सियासत के मोरे आगे और पीछे होंगे, और जिस तरह आप कह रही हैं कि वो समझते हैं कि 14 अगस्त का इलेक्शन, 14 अगस्त के डिसॉल्व होने के बाद जो मखलूत हुकूमत बनेगी और जो इलेक्शन होंगे, क्योंकि एक पार्टी जिसका आप शायद नाम नहीं ले सकते वो कालदम हो जाएगी, एक लीडर जिसका बहरहाल उसकी पॉलिसी वो मौजूद नहीं होगा, उसके कारकुन नहीं होंगे, इसलिए बासानी दोनों पार्टियां मिलकर बंदर बांट यानी सीटों में कर देंगी और एफर्मेटिव कर देंगी। तो इस तरह ऐसा कतई मुमकिन नहीं होगा कि इनके ख्वाबों को ताबीर इस तरह की मिल सके। सियासत एक बड़ी शफाफ चीज होती है, और आप अगर ये समझते हैं, हमने माजी में देखा है, मैंने शायद मिसाइल भी दी कि शेख मुजीबुर रहमान की, कि अगरतला साजिश केस, पिंडी साजिश केस, हैदराबाद साजिश केस, बड़े बड़े साजिश केस चले। जब पहली बार इलेक्शन हुए 19 साल बाद, तो किस तरीके से पीपल्स पार्टी बन के बनी, आप समझ गए, उनके जाने से पार्टी खत्म हो गई। जो स्क्रीनों आपके नजर ना आए वो खत्म हो जाते हैं। ये जो और उसके बाद भी हुई। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मियाँ साहब को गैर सियासी तौर पर जो मंजरनामे से हटाया गया था, पंजाब में वो हकीकत है, लेकिन मसला ये है कि मियाँ साहब किसी सूरत में पाकिस्तान शायद 14 अगस्त को भी नहीं आए, कि वो चाहते हैं कि अब वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपने मुताबिक यानी अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए बनाना चाहते हैं, चाहे मखलूत हुकूमत हो, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो, चाहे आने वाला सियासी सेटअप हो, जो मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक खामोश बड़ी कुव्वत को हाथ पैर बांध के आप अपने मतलब के सियासी फैसले नहीं करा सकेंगे। ठीक है जी। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या है कॉन्फिडेंस की वजह कि पहले से बताया जाए कि जी वज़ीर आज़म तो हमारी पार्टी से ही होगा, और मतलब अभी आप इलेक्शन हुए नहीं हैं, अभी तो निगरान सेटअप भी नहीं आया है, अभी से इस तरह की बातें शुरू हो गई, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर फिजा, देखें, ये परसेप्शन की गेम है, परसेप्शन मैनेजमेंट, जिसको आप इलेक्शन से पहले एक अमूमन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जी एक हवा ऐसी बनाई जाती है जिससे पता ये चलता है कि जी शायद हम ही नेक्स्ट इलेक्टेबल कैंडिडेट हैं, लेकिन वो हवा कभी आपके लिए मुवाफिक होती है, कभी आपको दूसरी तरफ ले जाती है। बात यह है कि इलेक्शन होगा और खासो खाशाक की तरह बहा जाएगा। बिल्कुल इलेक्शन जो है वो होगा, और इलेक्शन जो जब भी होगा, हमने देखा 19 साल के बाद क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो उस टाइम पे हुकूमत थी, वो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी ले सकी थी? उनको मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी थी। 92 सीट्स आई थी, 108 की जो है वो सिंपल मेजॉरिटी बनती थी, नहीं थी उनके पास। अच्छा, अब आ जाए कि अदालतों का जो इसके अंदर शवाहिद, सब सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। आप जरा थोड़ा सा तेल देखें, तेल की धार देखें, आपको सबूत भी मिलेंगे, शवाहिद भी मिलेंगे। और क्या सबूत चाहिए होते हैं एक सहाफ़ी को, एक सीनियर आदमी को? और क्या सबूत चाहिए होते हैं? जो उनके अपने अल्फाज हैं, क्या वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो भी हुई, क्या पीटीआई की क़यादत ने उनकी फोरेंसिक के लिए खुद दरखास्त दी, या बाबर अवान साहब जो उस वक्त उनके वकील थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम इसके मुखालिफत में गए, यानी कि फोरेंसिक ना करवाया जाए? क्या यास्मीन राशिद साहिबा की बात को आप रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये जो आपने बात की कि ये जो इलेक्शन का माहौल, ये फिजा बनाई जाती है, ये एक माहौल बनाया जाता है, और इसके अंदर ये बताया जाता है कि शायद हम नेक्स्ट हैं। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी जो है बड़ी नाउमीद होके पंजाब से बाहर निकली है। इनके आपस के, चलिए आपने माहौल की बात की, नेक्स्ट की बात की, तो अभी हमारा भी एक ब्रेक का माहौल है और नेक्स्ट जो मेहमान है हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब आपका भी, राना मुबशर आपका, मुजाहिर बिलवी साहब, आप तीनों का। और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे JUI से हाफिज हमदुल्ला साहब। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मुसलसल 2 बार हुकूमत मिली, लेकिन दूसरी हुकूमत उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर
खुद ख़त्म कर ली। 9 मई के वाक़यात के बाद जहाँ पूरे मुल्क में PTI छोड़ने का अमल शुरू हुआ, वहीं के KPK में जो सूरत हाल है वो किसी कदर कहने के मुख्तलिफ देखी गई थी। सीनियर लीडरशिप मंजर आम से गायब होकर छुपती रही और बहुत सो ने अदालत से ज़मानत ले ली। PTM के आने के बाद KPK की जो सियासत है उसमें क्या तब्दीली आई और उसमें JUI फेक का क्या किरदार है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि ये बात बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत से तज्जिया कर इस पर तज्जिया भी दे रहे हैं, लेकिन सही आप बता सकते हैं कि जो दुबई में मुलाकातें हुई थी जिसका मौलाना साहब ने शिकवा किया कि जी उनको एतमाद में नहीं लिया गया, फिर मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि जी ये जो हुकूमत ली गई थी गलती थी और ये गलती जो है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पर फेंक दी। क्या हुआ जो मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया? PDM इत्तेहाद बनाने का पूरा क्रेडिट जाता ही मौलाना साहब को है, फिर उनको एतमाद में ना लेना ये तो ज़्यादती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीबी। देखिए, यही तो सितम ज़रीफ़ी है, यही तो मौलाना साहब ने इजहार किया, अपने शक्वे का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि PDM की तहरीक और उसकी क़ियादत मौलाना साहब कर रहे थे और ये तहरीक चली बहुत ज़ोर शोर से और ये तहरीक सफ़र में थी तो रास्ते में पीपल्स पार्टी और ANP PDM की तहरीक से अलग हो गई और कोई ऐसी वजह भी नहीं थी। खैर वो तो माजी की बातें, लेकिन PDM बनने से पहले 25 जुलाई 18 से लेकर फिर सितंबर 2020 तक, जब तक PDM नहीं बनी थी, जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक मिलियन मार्च की सूरत में, फिर आज़ादी मार्च की सूरत में आपके सामने है। फिर यहाँ तक ये बात भी आपकी सही है कि हम असम्बली में भी नहीं जाना चाहते थे फर्स्ट टाइम कि असम्बली में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दो बड़ी पार्टियों की और दीगर पार्टियों की इसरार ये थी कि नहीं जाना चाहिए। हमें पार्लियामेंट के अंदर भी ये हथियार इस्तेमाल करना होगा मुसल्लत करदा हुकूमत के ख़िलाफ़, PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़, और पार्लियामेंट से बाहर भी एहतजाज की सूरत में रोडों में। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट का फ़ोरम भी इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट से बाहर भी वो फ़ोरम भी इस्तेमाल किया तन्हा। फिर 2020 के बाद फिर PDM बनी और PDM जब पीपल्स पार्टी और ANP अलग हो गई, फिर कहा गया कि PDM टूट गई, तितर बितर हो गई, PDM की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन उसी PDM को मौलाना साहब ने जोड़ के रखा और वो तहरीक चली यहाँ तक तारीख़ आदम इत्तेमाद तक। फिर तारीख़ आदम इत्तेमाद के नतीजे में मुसल्लत हुकूमत ख़त्म हो गई, PDM और हुक्मरान इत्तेहाद की हुकूमत सामने आई। बहुत से चैलेंजेस थे, बिलखुसूस माशी चैलेंज हमारे सामने है। आपकी खारिजा महाज पे आपके दोस्त ममालिक चीन, सऊदी, UAE जैसे ममालिक आपसे नाराज़ थे, साथ ही सियासी आदम इस्तेहकाम अलग थी। तो ये तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम जमातें मुशावरत से आगे बढ़ती रही, ख्वाह PDM में शामिल जमातें हों या हुक्मरान इत्तेहाद में। अब जब नौबत यहाँ तक पहुँची कि अभी 1 महीना या 1.5 महीना बाकी है मौजूदा हुकूमत और असम्बलियों की, अब अगला मरहला आएगा केयर टेकर हुकूमत की या मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ सियासी फ़ैसले करने होंगे। तो इस सिलसिले में जो मीडिया पर हम सुनते रहे, देखते रहे और मौलाना भी और पूरी कौम सुनते रहे, तो आपको मालूम है कि मियाँ साहब लंदन से दुबई आए, जरदारी साहब पाकिस्तान से दुबई पहुँचे, बच्चे भी पहुँचे। तो हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है। मैं कोई वो क्या कहते हैं एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि होना ये चाहिए था कि मौलाना साहब बैसत सरबराह PDM और PDM की दिगर क़ियादत को बाखबर रखते और उनको एतमाद में लेते, लेकिन उनको एतमाद में नहीं लिया गया। क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, लेकिन मीडिया पर जो कुछ हम देखते रहे, वजह क्या समझ आती है हाफिज़ साहब एतमाद में ना लेने की? अखबारात में पढ़ते रहे तो इस वजह से मौलाना साहब ने ये इजहार किया। अब एतमाद में ना लेने की वजह क्या है, ये तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून की क़ियादत जो PDM का हिस्सा है पहले वो बता सकती है। और दूसरी बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद में मैं भी हूँ और पीपल्स पार्टी भी है, वो भी मुशावरत का पाबंद है बैसत हुक्मरान इत्तेहाद के। तो लिहाजा माजी में जितनी भी फ़ैसले हमने मुशावरत में किए हुकूमत में आने के बाद, तो होना तो ये चाहिए था कि मुशावरत हो, PDM की क़ियादत हुक्मरान इत्तेहाद में जितनी भी पार्टियाँ हैं उनकी क़ियादत को ऑन बोर्ड लेते। क्यों नहीं लिया, ये तो मेरे ख्याल में ये दो बड़ी पार्टियाँ बता सकती हैं।
लेकिन सब पार्टियों ने जब मिलकर इत्तेहाद बनाया, तमाम पार्टियां मतलब एक पेज पर हैं, फिर एतमाद में लेते हुए फिर छोटी पार्टियों को निगलेक्ट कर देना, दो बड़ी पार्टियां ही सामने हो, तो ये चीज़ भी तो गलत है ना। जी कि यह बात आपकी सही है, तो इसीलिए तो मौलाना साहब ने इजहार किया। अब मौलाना साहब को दिगर पार्टियां जो हुकूमत में शामिल है या PDM में शामिल है, उसकी तरफ से भी प्रेशर होगा, दबाव होगा कि मौलाना साहब ये जो KPK में जो इलेक्टेबल से कहते हैं राब्ते किए जा रहे हैं, इस बात पे भी कोई सर्वे नून लीग ने किया, ये खबर दुरुस्त है हाफिज साहब? इसमें भी कहते हैं कि फिर मौलाना साहब या आपकी पार्टी नाराज़ हुई। इसके बारे में मुझे मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है कि केयरटेकर हुकूमत वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो केयरटेकर हुकूमत ऑलरेडी मौजूद है, वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला भी मौजूद है, कैबिनेट भी मौजूद है, निगरान काबिना, और गवर्नर साहब भी मौजूद है। तो जब ये तमाम फैसले, गवर्नर का फ़ैसला और वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला, उस वक्त के अपोजिशन लीडर क़ायद ऐवान महमूद ख़ान ने मिल के एक ही दिन में यह फ़ैसला हुआ। तो अब जब गवर्नर का फ़ैसला हुआ, वो भी तमाम पार्टियों की जो इत्तेहाद में हो या PDM में हो, मुशावरत से हुआ। तो ये चीज़ें तो तमाम सब के सब मुशावरत से हुई। अब एतराज़ात क्या है, किस किस्म के एतराज़ात है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, ये मेरी समझ से बाहर है। चलें आगे चलते हैं। ठीक है हाफिज साहब, ये जो अमन अमान का मसला फिर से सर उठा रहा है, वैसे में जो इलेक्शंस हैं ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होंगे। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी इमा पर ये सब किया जा रहा है? देखिए, एक बात बीबी आप ज़हन में रख के और आपकी तवस्सुत से पूरी कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ, जो हमने अपनी क़ियादत से, अपने अकाबिर से सुना है या हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है। 47 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया, 48 में इसराइल वजूद में आया, और इसराइल की पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ख़ात्मा है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फरमूदात इसराइल के बारे में आपके सामने है, और मेरा आइन, इस मुल्क का आइन, उसकी वर्जन इसराइल के बारे में आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल किसी डिक्टेटर के हक़ में नहीं बोल पड़ा, न इसराइल किसी दूसरी जमहूरी हुकूमत या किसी वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इसराइल ने बात की नहीं की। क्या नवाज शरीफ को 3 बार उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दी गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। और मकबूजा कश्मीर आपके सामने, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कुछ इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, तो वो उनको याद नहीं है। इनको सिर्फ पाकिस्तान में PTI और चेयरमैन PTI याद है कि यहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यहाँ तक कि इंसदाद तौहीन रसालत के कानून की ख़ात्मे की बात भी करते। तो ये चेयरमैन PTI और PTI की हक़ में इसराइल क्यों बोल पड़ा, उनका मंदूब UNO के प्लेटफार्म पर? इससे ये बात साबित होती है जो 90 की दिहाई में हाकिम सईद ने बात की, चेयरमैन PTI के बारे में बात की थी, किताब में आज भी मौजूद है, और डॉक्टर इसरार साहब की तकरीर आज भी मौजूद है जो उन्होंने चेयरमैन PTI के बारे में बात की थी कि ये किसका एजेंट है, ये किसका मोहरा है और किसने तैयार किया। और 13 साल से मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ और बयानिया ये है कि चेयरमैन PTI पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है, ये बैरूनी एजेंट की सूरत में बैरूनी दुनिया के लिए काम कर रहा है, जिसमें सरपेरस्त इसराइल है, अमेरिका है, वगैरह वगैरह। आज वो साबित हुआ पार्लियामेंट में। 74 साल में पहली दफ़ा PTI की एक खातून पार्लियामेंट कह रही है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और क़िबला अव्वल को यहूदियों के हवाले करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बातें आज भी वो मौजूद है, वो पार्लियामेंटेरियन खातून आज भी पाकिस्तान में और PTI में है। और पाकिस्तान से पहली दफ़ा PTI की हुकूमत में पाकिस्तान से एक यहूदी के लिए पासपोर्ट
उस वक्त के वज़ीर आज़म की इजाज़त से जारी हुआ। फार्म फंडिंग केस आप देखिए ना, फार्म फंडिंग केस में इसराइल से पैसा PTI के लिए आ रहा था और इंडिया से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था। मैं नहीं कहता, फार्म फंडिंग की तफसीलात आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यह हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इस शख्स की सियासत, PTI की सियासत पाकिस्तान के नज़रिए के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, तबाही का और बर्बादी का सामान साबित हुआ। ठीक है हाफिज़ अहमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। कठिन फैसले बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।